हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल और उससे जुड़े कुछ टॉपिक्स और बेसिक्स के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप पीरियोडिक टेबल के हर एक डाउट को सोल्व कर पाओगे और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपको उसे सोल्व करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिना किसी तरीके का टाइम वेस्ट करते हुए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात जो आपको पीरियोडिक टेबल में समझनी है वो है ये कि आपको इसके पहले 30 जो एलिमेंट है उनके बारे में नॉलेज, यानी कि उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का पता होना ही चाहिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो तो आप 30 के याद रख लोगे, लेकिन जो उनका एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादातर हमेशा उनका डबल माना जाता है। जैसे कि जहाँ पर है बोरोन है, अगर आप बोरोन देख रहे हो तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 5, लेकिन अगर आप इसके एटॉमिक मास की बात करते हो 5 का अगर हम डबल करते हैं तो वो हमें 10 देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ऐसे ही हमें हमें ऐसे पहले 30 एलिमेंट्स को याद रखना है और उसी के साथ आप इनके एटॉमिक मास को भी कर सकते हो। लेकिन कईयों का एटॉमिक मास उनसे ज़्यादा होता है, जैसे कि सोडियम का अगर देखें एटॉमिक नंबर वो होता है 11, लेकिन अगर हम उसका डबल करते हो 22 होता है, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो उसका एटॉमिक मास 23 बनता है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स को आपको याद रखना होगा। दूसरी चीज़ जो इसमें पूछी जाती है वो होती है एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए आपको पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। पहली चीज़ ये कि आपको समझना होगा जो स्टार्टिंग वाली लाइन है ना, ये सारी न्यूक्लियस है, और जो ये वाली लाइन है जो अपने यहाँ पर वो है नोबल गैस, ये सारे भी न्यूक्लियस है। अब आपको एक चीज़ मैं समझा, अगर हमारा एक एटम है उसके अंदर अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, एटम सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नज़दीक खींच कर रहेगा। अब जो चीज़ वो रस्सी की तरह अपने पास खींच के रख रहा है तो उसका साइज़ हमेशा छोटा होगा, लेकिन जो जिसमें न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज अगर उसमें कम होगा तो वो क्या करेगा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें इतने टाइटली पैक नहीं कर पाएगा जिससे कि वो दूर दूर होंगे। अब यहाँ देखो, जैसे कि हम देख पा रहे हैं लिथियम जो है वो हमने इसे न्यूक्लियस माना था। न्यूक्लियस के कितना नज़दीक है, अगर न्यूक्लियस के नज़दीक है, जो न्यूक्लियस है उसे अपनी तरफ बांध के रखेगा, जैसे कि इस वाले में हमने देखा। अब बांध के रखेगा तो उसका साइज़ जो होगा स्मॉल होगा। लेकिन अगर हम सीजियम की बात करें तो वो तो दूर हो गया न्यूक्लियस से। अगर कोई चीज़ न्यूक्लियस से दूर होगी यानी कि उसमें न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो गया तो उसका साइज़ तो हमेशा इंक्रीज़ ही होगा ना। तो इसी कारण से लिथियम का साइज़ स्मॉल होता है, सीजियम का साइज़ इंक्रीज़ होता है। अगर आपसे वो इसका रीज़न पूछते हैं कि ये सब क्यों हुआ, इसके दो ही रीज़न बनते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब हम जाते हैं तो उसके कारण होता क्या है, शेल इंक्रीज़ होते हैं, शेल इंक्रीज़ होने के कारण। और दूसरा इसका रीज़न होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिस कारण से कि साइज़ इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ जिससे कि साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ये दो बेसिक रूल होते हैं जिन कारण से साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने की तो उसमें होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर है कार्बन और नाइट्रोजन। अगर हम बात करें कार्बन और नाइट्रोजन की तो इसमें से सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होगा, कार्बन का ना, क्योंकि हमने इस पूरी लाइन को न्यूक्लियस माना था। अब देखो यहाँ पर है कार्बन, ये हमारा न्यूक्लियस है मान के चलो, और ये है नाइट्रोजन। अब दोनों में से नज़दीक कौन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है ना। नाइट्रोजन में इतना डिस्टेंस है, कार्बन में इतना डिस्टेंस है। न्यूक्लियस के जो नज़दीक होगा यानी कि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जैसे कि हमने इसमें बात की। अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा ना। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें, ये न्यूक्लियस जो अपना न्यूक्लियस है उसके से दूर है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी डिक्रीज़ होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ है तो सिंपल सी बात है ना, साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो इस वजह से कार्बन का साइज़ इंक्रीज़ है, नाइट्रोजन का डिक्रीज़ है। ऐसे ही आप इससे साइज से जुड़ी चीज़ों को साइज से जुड़े हुए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो इसमें दो रीज़न बनते हैं, एक तो शेल इंक्रीज होता है और दूसरा जो कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। लेकिन अगर लेफ़्ट टू राइट जाना उसका एक रीज़न बनता है। इससे आप हमेशा इस चीज़ को आप हमेशा न्यूक्लियस मान के चले कि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर जाते हुए ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से स्मॉल साइज हो जाता है। अब अगले बात करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की। बेसिकली अगर बात की जाए आयनाइजेशन एंथैल्पी की, पहले आपको यह समझना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि हमारा एक एटम है, इसके अंदर जो है, सॉरी गलत बन गया,
ये हमारा एक एटम है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के नज़दीक। अब हमने क्या करना है कि इसे एनर्जी देनी है ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ सके। जो एनर्जी हमें देनी होगी ताकि एटम बाहर आ सके उसे हम आयनाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो देखो दो चीज़ें पहले समझो। जिस एटम का साइज स्मॉल होगा उसे हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। साइज स्मॉल एनर्जी लार्ज। और जिसका एटॉमिक साइज लार्ज होगा उसके लिए एनर्जी लो होगी। होता क्या बेसिकली, अगर देखो कोई एटम स्मॉल है तो उसके अंदर जो है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है किसी चीज़ का तो वो जो हम न्यूक्लियर चार्ज को एक रस्सी की तरह मान के चलो, अगर वो रस्सी उसे जोरदार खींच रही होगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि आप उस रस्सी वाली एनर्जी को कम कर सको और अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सको। लेकिन अगर हम बात करें कि लार्ज साइज में न्यूक्लियर चार्ज तो डिक्रीज होते हैं, यानी कि उसमें आप थोड़ी सी एनर्जी देखो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल लोगे। अब वही क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है लिथियम और दूसरा है पोटाशियम। अगर हम बात करें लिथियम और पोटाशियम में से स्मॉल साइज किसका है, लिथियम का। पोटाशियम का लार्ज साइज है जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। लेकिन इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी लिथियम की, क्योंकि लिथियम स्मॉल साइज है और उसे निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो पोटाशियम है उसका लार्ज साइज है, उसे हम थोड़ी सी एनर्जी दे के कम कर ही देंगे। तो इस तरीके से हम इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हमारा कार्बन और ऑक्सीजन वाले में देख सकते हैं। ऑक्सीजन को यहाँ पर न्यूक्लियस के नज़दीक है, एनर्जी दो तो निकलना मुश्किल क्योंकि स्मॉल साइज है, ज़्यादा एनर्जी जुड़ी होगी। लेकिन जो हमारा कार्बन है वो दूर है, लार्ज साइज है, और लार्ज साइज है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा सिंपल होगा। अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें जो देखने को मिलती है, हमेशा याद रखो हाफ फील्ड और फुली फील्ड। देखो जो कि एलिमेंट हाफ फील्ड होगा या फिर फुली फील्ड होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इतनी आसान बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बेसिक अगर हम देखें तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से कम, क्योंकि ये इसके नज़दीक है। पर यहाँ पर वो बात नहीं है। अब होता क्या है कि ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आता है पी सब शेल, पी सेल का पी आता है। पी के कारण होता क्या है कि ना पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं तो ऑक्सीजन में होते हैं 2 की कमी, और कह सकते हैं हमारे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ये तो पूरा इक्वली चल रहा है ना, बराबर की वैल्यू आ गई इसमें 3। ये हाफ फील्ड हो गया और हमें तो पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल बात है। इस वजह से होगा क्या, नाइट्रोजन जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब एक और बात जो आपको समझनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज़रूरी है। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 होती है और एक होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। इसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। सोडियम और मैग्नीशियम, जैसे कि हमें पता है सोडियम एस ब्लॉक में आता है और मैग्नीशियम भी, पर सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब हमें इसमें से एनर्जी निकालनी है ना, तो सोडियम के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक पॉइंट है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालो, पहली बात इसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब इसे निकाल भी लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन का निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। उससे पहले एक और बेसिक टर्म आपको बता देता हूँ। मैग्नीशियम न्यूक्लियस के नज़दीक है, सोडियम न्यूक्लियस से दूर है। यहाँ से हमें सिंपल पता लग रहा है कि मैग्नीशियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, सोडियम की कम है। अब जो मैं चीज़ आपको समझा रहा था वो देखो, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसे एनर्जी दोगे सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देगा। लेकिन जब मैग्नीशियम में एनर्जी दोगे ना, मैग्नीशियम के ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में फाइट करेंगे कि मैं बाहर जाऊंगा, ये कहेगा मैं बाहर जाऊंगा। तो इन दोनों में फाइट होगी, तो ज़्यादा एनर्जी देने पर ये बाहर आएंगे कि कौन बाहर आएगा यहाँ पर। इस वजह से सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो लो होगी और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो 2 है वो हाई होगी।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लेकिन अगर एक और बात समझे यहाँ पे, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब सोडियम के पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन लगे, यानी कि NH2 1s2 2s2 2p6, और इसके मैग्नीशियम के पास क्या रह गया 1s2 2s2 2p6, और यहाँ पर आएगा एक 3s1। अब देखो यार, यहाँ पे जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने फाइंड करनी है ना, अब इस 6 में से निकालो और एक इसमें से निकालो। वही पहली वाली बात, 1 में से हम आसानी से निकाल सकते, लेकिन 6 में से किसी एक को निकालना बहुत मुश्किल बात है। तो इस कारण से क्या होगा कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।